ब्रिटिश राज में भारतीयों के पास अधिकार होना एक सपने जैसा था। न बोलने की आजादी थी, न इकट्ठा होने का अधिकार और न ही धर्म पालन की स्वतंत्रता। और अगर आपको ये बात झूठ लगती है तो याद करो जालियांवाला बाग की वो घटना जिसमें हजारों निहत्थे लोगों को मार दिया गया था। तभी हमारे नेताओं ने सोच लिया था कि भारत को एक ऐसा संविधान दिया जाएगा जिसमें सभी के पास अधिकार हो, ताकि किसी को भी बाद में गुलामी न झेलनी पड़े। इसीलिए हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 6 मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को दिए गए हैं। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मौलिक अधिकार सभी भारतीयों की आजादी और गरिमा की गारंटी हैं और इन मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये सभी अधिकार हमें किसी निजी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं बल्कि राज्य और उसके निकाय के अगेंस्ट मिले हैं। राज्य के पास असीमित शक्ति है। राज्य कोई ऐसा काम भी कर सकता है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। इसीलिए मौलिक अधिकार राज्य के अगेंस्ट है। मतलब राज्य कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स कम हो। लेकिन कौन से निकाय, कौन सी एजेंसीज राज्य की परिभाषा के अंदर आते हैं और कौन से नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसी के बारे में बताया गया है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। भारत सरकार, संसद, कार्यपालिका, विधायिका, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड और अन्य प्राधिकरण भी राज्य की परिभाषा में शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम अन्य प्राधिकरण की वजह से है, क्योंकि ऊपर के सभी पॉइंट्स तो क्लियर हैं, लेकिन अन्य प्राधिकरण में कौन सी एजेंसी राज्य की परिभाषा में शामिल है, कौन सी नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जैसे 1981 का अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस। इसमें जुडिशरी के सामने यही सवाल था कि कौन सी एजेंसी राज्य की परिभाषा में शामिल है और कौन सी नहीं। इसके जवाब के लिए 6 फैक्टर टेस्ट लाया गया। तो कौन सी एजेंसी राज्य की परिभाषा में शामिल है और कौन सी नहीं, उसके लिए 6 सवाल पूछे जाएंगे। क्या उस निगम की शेयर पूंजी राज्य के पास है? क्या निगम का खर्च राज्य की वित्तीय सहायता से पूरा होता है? क्या निगम को राज्य संरक्षित एकाधिकार का दर्जा प्राप्त है? क्या उस निगम पर सरकार का नियंत्रण है? क्या निगम के कार्य सार्वजनिक महत्व के हैं? क्या सरकार के किसी विभाग को निगम में स्थानांतरित किया गया है? तो अगर इन 6 सवालों के जवाब हाँ हैं, तो इसका मतलब वो निगम राज्य की परिभाषा के अंदर शामिल है। लेकिन अगर इन सवालों के जवाब ना है, तो इसका मतलब है कि वो निगम राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो 6 फैक्टर टेस्ट के आधार पर अगर कोई एजेंसी राज्य की परिभाषा में शामिल है, तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने पर उसके अगेंस्ट भी रिट दायर की जा सकती है। दूसरा केस है 2005 का ज़ीट एलिफेंट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि क्या बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में शामिल है। तो इसका पता लगाने के लिए 6 फैक्टर टेस्ट किया गया और सभी 6 के 6 सवालों के जवाब हमें ना में मिले, जिसका मतलब है कि बीसीसीआई राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो इस तरह ये तो क्लियर हो गया कि कौन सी एजेंसी राज्य की परिभाषा में शामिल है और कौन सी नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अभी हमारे सामने दूसरा सवाल है, क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल है या नहीं। तो इसके लिए हमें न्यायपालिका के कार्य देखने होंगे। न्यायपालिका 2 तरह के कार्य करती है, न्यायिक कार्य और गैर न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य वो हैं जब न्यायपालिका न्याय देने का काम करे, किसी केस की सुनवाई करे, किसी विवाद का निपटारा करे। और गैर न्यायिक कार्य वो हैं जब न्यायपालिका न्याय देने का काम न करे बल्कि प्रशासनिक निर्णय या नियमों को लागू करे। जब भी जुडिशरी न्यायिक कार्य करेगी तो वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होगी। लेकिन जब जुडिशरी गैर न्यायिक कार्य करे, कोई प्रशासनिक नियम या कानून लागू करे, तो उस टाइम वो राज्य की परिभाषा में शामिल होगी। इसका मतलब है कि जुडिशरी का अगर कोई न्यायिक कार्य फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई गैर न्यायिक कार्य फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे तो आप उसके अगेंस्ट रिट दायर कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट केस हैं। पहला है 2002 का रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा केस, जिसमें जुडिशरी द्वारा ये कहा गया था कि न्यायिक कार्यवाही करते समय फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होता। ऐसा सिर्फ गैर न्यायिक कार्यों के टाइम पर होता है। दूसरा है 1967 का ये केस, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि न्यायिक निर्णय से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो केवल विवादों को सुलझाया जाता है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी एजेंसी राज्य में शामिल है। और ये पता लगाने के लिए हम 6 फैक्टर टेस्ट भी कर सकते हैं। और न्यायपालिका भी गैर न्यायिक करते समय राज्य की परिभाषा में शामिल होती है। तो अगर राज्य और उसकी कोई एजेंसी आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे या उनमें कमी करे, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन क्या हो जब राज्य कोई ऐसा कानून बनाए जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाए? तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 13 में। तो जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा, उसे न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
इसी आर्टिकल से हमें जुडिशियल रिव्यू का आधार भी मिलता है, जिसके आधार पर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम की जांच करती है कि क्या उनके काम से लोगों के मौलिक अधिकार खतरे में तो नहीं है। तो इस आर्टिकल से फंडामेंटल राइट्स की रक्षा होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि कानून की परिभाषा क्या होगी। संसद या विधानसभा द्वारा पारित कोई भी कानून, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, कोई भी प्रत्यायोजित कानून, यानी कि ऐसा कानून जो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने लागू किया हो, कोई उपनियम, आदेश, अधिसूचना, संविधान संशोधन भी, तो ये सभी आते हैं कानून के दायरे में। और अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं था। यानी कि पहले संविधान संशोधन करते टाइम ये चेक नहीं किया जाता था कि क्या ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है या नहीं। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद मौलिक अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल किया गया। तो इस केस के बाद से संविधान संशोधन भी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अमान्य घोषित कर दिया जाता है। तो एक तरफ है आर्टिकल 12 जो हमें बताता है कि कौन फंडामेंटल राइट्स का पालन करेगा और कौन उनकी रक्षा करके हमें न्याय दिलाएगा, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है, जो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार की कोई भी ताकत आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया आर्टिकल 12 और 13, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, समानता के अधिकार की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये है इस टॉपिक के नोट्स जो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।